मार्केट मंत्रा ब्रॉट टू यू बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Nishit Kumar, and with me is my co-anchor in Hindi, सोनू सूद। धन्यवाद निशित। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। और अब हेडलाइंस के साथ हैं निशित कुमार। Domestic stocks gain more than 0.5%. Sensex closes above 57,800. Nifty settles above 17,250. The rupee weakens 21 paise against the US dollar, and Brent crude prices hover around $86.50 per barrel mark. घरेलू शेयर बाजारों में 0.5% से अधिक की बढ़त। सेंसेक्स 57,800 के ऊपर और निफ्टी 17,250 के करीब हुए बंद। रुपए में डॉलर के मुकाबले 21 पैसे की गिरावट हुई दर्ज और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $86.50 प्रति बैरल के करीब था। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। सेंसेक्स और निफ्टी आज 0.5% से अधिक की बढ़त में रहे। अन्य एशियाई बाजारों में रुख नकारात्मक रहने के बावजूद दोनों घरेलू सूचकांक तेजी में रहे। सेंसेक्स 57,800 के स्तर से ऊपर बंद हुआ और निफ्टी 17,250 के करीब बंद हुआ। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.64% की तेजी से 367 अंक बढ़कर 57,858 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.75% की बढ़त से 129 अंक ऊपर 17,278 पर बंद हुआ। कल प्रमुख सूचकांकों में 2.5% से अधिक की गिरावट आई थी। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी तेजी का रुख रहा। बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.03% के उछाल में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.81% की वृद्धि दर्ज हुई। The Sensex and the Nifty today gained more than 0.5%. Both stocks gained even as the cues from other Asian equity markets were negative. The Sensex finished above 57,800 while the Nifty ended near 17,250 points. The BSE Sensex climbed 367 points or 0.64% to close at 57,858, and the NSE Nifty surged 129 points or 0.75% to settle at 17,278. Yesterday, the key indices logged losses of more than 2.5%, and in the broader market of the BSE today, the mid-cap jumped 1.03% and the small-cap index rose 0.81%. In the Sensex pack, shares of 18 companies climbed while 12 fell. Maruti was the top gainer as it surged 6.9%, followed by Axis Bank, which added 6.9%. The SBI gained 4.2% and the IndusInd Bank rose 3.9%. On the other hand, Wipro lost 1.8% and Bajaj Finserv declined 1.2%. Titan fell 1% and Infosys slipped 0.9%. Sectorally, 17 indices climbed and 2 declined. Telecom, utilities, power, auto and banking sector indices gained more than 2% each. On the other side, IT fell 0.4%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,955 companies gained while 1,404 fell. Shares of 75 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 21 पैसे की गिरावट से 74 रुपए 78 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर था। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.34% की वृद्धि से 96.25 पर था। और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामाचंद्रन। सुषमा जी नमस्कार, आपका स्वागत है मार्केट मंत्र में। थैंक यू सोनू। सुषमा जी, आज हम देख रहे हैं कि बाजार में फिर से तेजी लौटी है। कल के 2.5% से अधिक की गिरावट के बाद कैसे देखती हैं बाजार की स्थिति को और आगे क्या आउटलुक है?
देखिए, अभी तो 4-5 दिनों के बाद एकदम से थोड़ी सी बाउंस बैक हुई है। इसके काफी वजह हैं, सिर्फ एक नहीं है। एक तो बहुत बड़ी वजह ये है कि हम बजट से पहले अभी सिर्फ एक हफ्ता रह गया है और इस वक्त हमेशा हर साल की तरह वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में, क्योंकि कई आशाएं हैं, कई आशंकाएं हैं बजट के बारे में। तो ये इस वजह से मार्केट जो है वो काफी सेंसिटिव रहती है, रिएक्ट करती है सारी जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट्स से। इस वक्त तो काफी एक्सटर्नल डेवलपमेंट्स हैं। एक तो आप ये जो यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग आज शुरू हुई है और 2 दिन की जो बैठक है इसके बाद तय होगा शायद, या कुछ शायद अनाउंसमेंट आएगा कि वो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, कब बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, उसका जो इम्पैक्ट है शायद हमें परसों तरसों तक पता चल जाएगा। लेकिन एक तो ये बात है, अभी से ही जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनकी काफी इन्वेस्टर्स एफआईआई जो है उन्होंने विड्रॉल शुरू कर दिया है इंडियन इमर्जिंग मार्केट से, और इंडिया भी उसमें से एक है। एक तो ये भी वजह है। दूसरी वजह ये है कि मार्केट थोड़ी सी नर्वस है कि ये जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो हो रही हैं, कि यूक्रेन में रूस और अमेरिका के बीच में जो टेंशन्स हो रही हैं, क्योंकि ये कंसर्न ये है कि शायद रूस इन्वेड ना कर ले ये इस देश को। ये देश यूक्रेन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि वहां से, मतलब यूक्रेन से नहीं, सॉरी, रूस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस से तेल और गैस का जो उत्पादन है वो यूरोप को जाता है, और अगर वो उसमें कुछ डिस्ट्रप्शन हो जाए तो यूरोपीय देशों में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। तो ये जो टेंशन है, जो स्ट्रेन्स हैं, इसने भी मार्केट्स के ऊपर कुछ असर पड़ा है। तो ये सारी जो वजह है, इन वजह से ये वॉलेटिलिटी है। और आगे आपने आउटलुक की बात की, आउटलुक खैर मेरे ख्याल में 1 हफ्ते तक तो ये वॉलेटिलिटी रहेगी। So, Sushma, as you point out that this volatility will remain until at least the budget. So, do you see this thing plateauing down or kind of getting more sedate after the budget comes in? Well, that really depends on what comes in the budget. Normally, what happens after the budget is that there is either a sharp rally or perhaps a sharp slump after the budget, depending on how the market perceives the budget. In fact, sometimes we feel that the budget is very positive towards industry, trade and industry, and yet the market still plunges because they see one particular aspect, one particular element that is unfavorable, and it plunges. So I think for a few days, even after the budget, you will not see a flattening per se. You will see rather sharp movements. So सुषमा जी, आपने अभी बात की थी कि बजट से आशाएं भी हैं, उम्मीदें भी हैं और आशंकाएं भी हैं, कुछ एप्रीहेंशन भी हैं। सो आपकी एज एन इकोनॉमिस्ट प्रमुख आशा क्या है और प्रमुख आशंका क्या है? देखिए, मेरी आशा ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बहुत तवज्जो दे सरकार, और काफी पुश इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को दे, क्योंकि उसी से आपको ये जो हमारी बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, वही तभी ठीक होगी। और दूसरी आशा ये है कि जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जिनके ऊपर काफी असर पड़ा है पैंडेमिक की वजह से, उनके लिए कुछ राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि वो वहां पर भी काफी सारी जो जॉब्स हैं, लोगों की नौकरियां गई हैं, लाइवलीहुड्स चली गई हैं। तो ये 2 सेक्टर्स मुझे लगता है कि इनके ऊपर काफी फोकस करना चाहिए। आशंकाएं मेरी कुछ खास नहीं है। मुझे लगता है कि जो वित्त मंत्री है शायद कोशिश यही करेगी कि पैंडेमिक की वजह से जहां तकलीफ हो रही है हमारी आर्थिक स्थिति में, वहां वो ठीक करने की कोशिश करेंगी। तो मुझे कोई ज्यादा आशंकाएं नहीं है। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया। हाँ छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Sushma ji, prior to slipping into the break, we were talking about the expectations and all from the budget. But there has also been one sector, there has been a lot of talk of the upcoming budget being a green budget. So what do we actually make of it, and do we see more incentives and doles coming to actually make this green budget in the real sense? Well, I think that's a very significant area you have touched upon. As far as the green budget is concerned, I think one of the things that the government will have to do is to try and make, a lot of tax concessions will be required to allow import of equipment that is required for renewable energy, machinery and equipment to come into the country, because we don't manufacture everything that is required in the renewable energy sector. The other thing is, of course, the incentives that need to be given for electric vehicles. I think here also the government is already making a push, and they're even talking to Tesla to try and bring this huge electric vehicle manufacturer to this country. So I think these are the areas where the budget should focus. बात हुई ग्रीन बजट की, तो हम हरियाली की तरफ चलते हैं। कृषि से जुड़ी हमारे पास एक खबर है। पिछले साल खाद्य तेलों की बढ़ी कीमतों के कारण किसानों ने इस बार ज्यादा इलाके में सरसों की खेती की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन में तिलहनी फसलों का रकबा 18.30 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। अपनी घरेलू खाद्य तेल जरूरतों का लगभग 60% भारत आयात से पूरा करता है। मौजूदा वर्ष के पहले 9 महीनों में खाद्य तेलों के आयात का खर्च 75% तक बढ़ गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि रबी सीजन 2021-22 में तिलहनी फसलों का रकबा 18.30 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। बीते साल समान अवधि में 82.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तिलहन की खेती हुई थी, जो इस बार बढ़कर 101.16 लाख हेक्टेयर हो गई है। सबसे अधिक रकबा सरसों और रेप सीड का बढ़ा है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। हरवीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट मंत्र में। जी शुक्रिया। हरवीर जी, जो ये ऑयल सीड कल्टीवेशन का जो एरिया बढ़ाया गया है, इसको आप कितना सिग्निफिकेंट मानते हैं इस संदर्भ में कि हमने हाल में देखा कि जो एडिबल ऑयल है उनकी कीमतें, जो रिटेल कीमतें बहुत बढ़ गई थी। सो आपको लगता है कि जो एक शिफ्ट की बात करते हैं एग्रीकल्चरिस्ट की, जो फूड ग्रेन्स है उससे फोकस थोड़ा शिफ्ट होना चाहिए बाकी क्रॉप्स की तरफ, उसकी तरफ ये एक अच्छा कदम है? बिल्कुल अच्छा कदम है। देखिए कि हम लोग एडिबल ऑयल में डेफिसिट कंट्री हैं और हम लोगों को अपनी जरूरत का आधे से ज्यादा खाद्य तेल आयात करना पड़ता है। पिछले बरस काफी अच्छे दाम रहे सरसों के भी, और वो खाद्य तेलों के दाम ज्यादा थे इस वजह से। तो इससे किसानों को काफी प्रेरणा मिली कि वो अगर सरसों उगाएंगे तो उनको अच्छा दाम मिलेगा। और एमएसपी भी अच्छा है। पिछली बार तो एमएसपी से काफी ज्यादा में सरसों बिकी। इसी से किसान प्रेरित हुए और उन्होंने इस बार एकरेज बढ़ाया। मौसम भी अभी तक तो ठीक है, तो इससे लगता है कहीं ना कहीं ये बढ़ा हुआ जो एकरेज है, ये एक तो हमें जो हमारे देश की खपत है उसके लिए मदद करेगा कि हमें आयात कम करना पड़े। दूसरे, किसानों को बेहतर दाम मिलेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। But Harveer Singh ji, this price inflation, this escalation which we saw in the past 1 year or so, it has been kind of unprecedented. So what factors actually ascribe to this kind of prices just shooting through the roof? Actually, the current development which we are seeing in this, the increasing acreage of oilseed, is positive for inflation's point of view also, because it will also be helpful to reduce the prices in the domestic market. Last year, because we import a lot of edible oil, particularly palm oil and its products from Indonesia and Malaysia, and due to bad weather, the production sharply
went down in that area, and the price for palm oil reached at the 10-year high. So that was a major factor for the price increase for edible oil in the country. तो बहुत बहुत धन्यवाद हरवीर जी इस खबर पर प्रकाश डालने के लिए। ये थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जो हमसे बात कर रहे थे आज की कृषि संबंधित खबर पर। और सुषमा जी, अगर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति है, जिसके चलते हमने पिछले वर्ष इकोनॉमिक रिवाइवल भी देखा और जिसके चलते हमने सेंसेक्स में भी, शेयर बाजार में भी पिछले वर्ष में अच्छा प्रदर्शन देखा, अभी कैसी दिखाई देती है आपको भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति? देखिए, हमारी आर्थिक स्थिति की जो थोड़ी सी डिसरप्शन हुई है पिछले एक महीने से, और ये आप सबको मालूम है, ये कोविड का जो थर्ड वेव आया है ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से, वो पूरे देश भर में आया है। इसमें ये एक तो अच्छी चीज ये है कि बहुत कम हॉस्पिटलाइजेशन हुए हैं, लेकिन और बहुत कम मतलब बहुत कम लोग मरे हैं इस वेव में। ये बहुत अच्छी चीज है। हेल्थ केयर की तरफ भी देखें तो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को भी बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है, लेकिन ये डिस्ट्रप्शन हुई है क्योंकि पूरे देश में अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग तरह की मूवमेंट कर्व रखी है। अब जैसे दिल्ली में अब रात को कर्फ्यू है और वीकेंड कर्फ्यू है, बॉम्बे में भी कर्फ्यू थे और दिल्ली में भी, और बड़े बड़े शहरों में कर्नाटका में भी रेस्टोरेंट्स बंद हैं। और जैसे मैंने कॉन्टैक्ट इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की बात की, उनके ऊपर असर पड़ा है। तो जहां जहां आप मूवमेंट कर्व लगाते हैं, वहां आपकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है, लॉजिस्टिक्स आपकी अफेक्टेड हो जाती है। तो इससे जो हमारा जो उत्पादन है, हमारी मूवमेंट ऑफ गुड्स है, उसके ऊपर असर पड़ता है। लेकिन फिर भी जो सारे जो एनालिस्ट हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उन्होंने अभी भी कहा है कि इस वर्ष ये जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22, उसमें फिर भी 9% से लेके 9.5% तक की ग्रोथ फिर भी होगी। तो ये तो पॉजिटिव एरिया है। और कई जो आंकड़े हैं वो अभी भी अच्छे आ रहे हैं। अब 6 महीने से जीएसटी की कलेक्शन जो है हर महीने 1 लाख करोड़ से ऊपर आ रहे हैं। डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शंस भी जो आंकड़े दिखा रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री बता रही है, वो भी अच्छे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कंजम्पशन प्री पैंडेमिक लेवल्स पे आ गई है और रेल फ्रेट अर्निंग्स भी प्री पैंडेमिक लेवल्स पे आ गई। तो बहुत सारे जो आंकड़े हैं वो बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एरिया एक्सपोर्ट्स का है। हमारी जो निर्यात है वो बहुत अच्छे तरीके से जा रही है। अभी जो पहले ये जो मेरे ख्याल 9 महीने का जो डेटा आया है, वो दिखाई ये दे रहा है कि 26.5% इंक्रीज हुआ 2020 से नहीं, क्योंकि 2020 तो बहुत कम हुआ, मतलब जनरली ओवरऑल ग्रोथ कम था। 2019 से अगर आप कंपेयर करें जो नॉर्मल ईयर था, उससे 26% ग्रोथ हुई है। तो एक्सपोर्ट्स में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। तो मैक्रो इकोनॉमिक क्षेत्र में फंडामेंटल फिर भी अच्छे हैं डिस्ट्रप्शन के बावजूद। लेकिन ये एक बहुत बड़ा जो वीक एरिया है वो है हमारा जो लाइवलीहुड और अनएम्प्लॉयमेंट का। और देखना ये है कि बजट में इसके बारे में क्या वित्त मंत्री करती है। Yeah, Sushma ji, sometime back we were talking about the US Fed policy coming up shortly. So do you feel that if at all the tightening comes from the US Fed and rates do go north, as they say, even our central bank should to shed its hitherto accommodative stance and go for more stricter measures, given that the inflation worry is all the time looming large in the background? Yes, that is a big concern in this country also. But in the US, it's a far greater concern because for them, I think inflation is really at a 30-year high. For them, 6 to 7% is very huge for them. Yeah. But it is, of course, in this country also, inflation is a problem, and the central bank is having a look at it. But it is possible that because of as I talked about, the disruption due to the third wave, it is possible that the central bank will think that right now growth is more important
So we really have to see. It's a very delicate balancing act that the Reserve Bank of India has to do. As you said, it is possible that they will follow what the central banks globally are doing. At the same time, the Reserve Bank of India has to take into account the concerns within this country. The context within this country is, everything is happening here on the economic front. As I said, the comparisons on inflation are not it's not really comparable, because in developed countries an inflation of 1 or 2% is normal, whereas here 5 to 6%, 4 to 5% is fairly okay for this country. So this is something that we'll have to see what view the RBI takes in the days going forward. Well, it's time to slip into a quick break, but there is lots coming up on the other side. Please stay tuned. बड़े भैया, इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाँच से पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हटाए। सिंपल है छोटे, कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। सुषमा जी, अगर हम ब्रॉडली बात करें तो स्टॉक मार्केट में यूजुअली कहा जाता है कि जब डिप्स आती हैं तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग, लेकिन अभी जो सिचुएशन है जिसमें इतनी सारी अनसर्टनिटीज हैं, आप क्या एडवाइस आपकी रहेगी ब्रॉडली इन्वेस्टर्स के लिए? आपको लगता है कि अभी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए या थोड़ा कॉशन रखना चाहिए एंड लार्ज कैप्स की तरफ ज्यादा झुकाव होना चाहिए या स्मॉल और मिड कैप्स? क्या कहेंगे आप? देखिए, इस वक्त आपने ठीक ही कहा कि ये एक वॉलेटिलिटी का वक्त है और मेरे ख्याल में कॉशन इज द वॉचवर्ड इस वक्त। और देखिए, वो कहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है। अब ये और भी एनालिस्ट ये देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि मार्केट और भी डिप करे तो वॉलेटिलिटी और भी हो। तो अपॉर्चुनिटीज की बात नहीं है, आपको देखना है कि आपका अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है मार्केट में तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए इस वक्त जहां मार्केट के उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। Talking of the primary market, Sushma ji, there have been reports that 1 in every 3 IPOs which came up last year is trading drastically below its listing price, and some of them have fell more than almost 50-60% now. So it makes the investors that much more wary of the flurry of IPOs that we saw in the recent times, and there are more to come, of course. So how do you see this and your suggestions for the vulnerable investors on this? You see, I think as you yourself say, and as we have been seeing in the last few days, one of the areas where the dip in the market has been the greatest have been these tech companies which have been, coming into the market. But at the same time, if you see the market today, suddenly some of these tech companies, their share values have suddenly risen sharply also. So, as I said, this is a time for caution just now, and of course, even as because I think these IPOs were perhaps overvalued at the time that they were brought into the market, I think there is going to be more caution. There's a whole line of IPOs which is about to enter the market, and there are reports that perhaps there might be some delay now because they will be a little more careful. The market regulator will also be a little more careful in trying to ensure that the share valuation is correct. So it's not just the investor who has to be careful. I think the regulators as well as the companies themselves have to be a little more careful when they come into the market to ensure that, their prices valuations simply don't crash a few days after they launch their IPOs. So I think this is a learning process, and I think that perhaps you will find some corrections as in the months to come.
आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज भारी गिरावट का रुख था। इनफैक्ट भारत ने आउट परफॉर्म किया और भारत में हमने तेजी देखी, लेकिन चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी दोनों 2.6% लुढ़क गए। हांगकांग के हैंगसेंग में 1.8% की भारी गिरावट आई। जापान का निक्केई 1.7% के नुकसान में रहा और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 1.3% की गिरावट रही। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां रुख मिला जुला था। लंदन का फुटसी 0.7% की बढ़त पर था। फ्रांस के कैक में 1.1% की वृद्धि थी, लेकिन जर्मनी का डैक्स 3.8% की तीव्र गिरावट पर था। And moving on to the U.S. markets, the Wall Street bounced back from a steep sell-off late in the session to close higher yesterday, with bargain hunters pushing the indices into positive territory by the closing bell. And the Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 both added 0.3%, and the Nasdaq Composite Index jumped 0.6%. ब्रीफली आपको लगता है कि कल शायद एक मेजर मूवमेंट आ सकती है बाजारों में यूएस के अनाउंसमेंट के बाद? देखिए, ये हो सकता है, मतलब अगर आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट, लेकिन इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उनकी नजर वो जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है यूक्रेन में, उनकी आंखें उसके ऊपर हैं कि वो आज एक दो दिनों में क्या होगा। तो दोनों चीजें हैं, जो फेडरल रिजर्व का अनाउंसमेंट है और जियोपॉलिटिकल टेंशन क्या होगा। And moving on to oil, oil prices today traded in a narrow range amid worries about supply disruption and stockpile of inventories in the U.S. In the intraday trade, Brent crude was trading around $86.50 per barrel, while the WTI crude prices were at $83.30 per barrel. Very quickly, Sushma ji, how do you see oil going from here? Well, oil has already reached 7-year highs, and there doesn't look any likelihood of it coming down, given that OPEC Plus has decided to continue with their pace of production. और अब चलते हैं कीमती धातुओं की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी अनुबंध वाला सोना 50 रुपए की बढ़त से 48,620 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। मार्च अनुबंध वाली चांदी 160 रुपए की गिरावट से 63,800 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में भी गिरावट का रुख था। सोना मंदी के साथ $1,740.50 प्रति आउंस पर और चांदी भी गिरावट दर्ज करती हुई $23.70 प्रति आउंस पर थी। आपका क्विक कमेंट, आपको लगता है कि सोने में तेजी आ सकती है अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ी तो? हाँ, जनरली गोल्ड इज अ सेफ हेवन एसेट, तो हो सकता है आगे वाले दिनों में देखना है कि क्या होगा वहां पर यूक्रेन में। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। थैंक यू सोनी। And before we close, a reminder of the headlines once again. Domestic stocks gain more than 0.5%. Sensex closes above 57,800. Nifty settles above 17,250. The rupee weakens 21 paise against the US dollar. And Brent crude prices hover around $86.50 per barrel mark. And that's it in this edition of Market Mantra. From the entire team of Market Mantra, goodbye till we meet again the next time. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. This is Delhi. Please stand by for an important broadcast.
नए भारत के निर्माण में आप अपना कर्तव्य निभाइए। 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हुए क्वार्टर की ETDS स्टेटमेंट फाइल करें 31 जनवरी 2022 तक और लेट फीस या जुर्माने से बचें। सभी टैक्स डिडक्टर्स रजिस्टर करें tdscpc.gov.in पर। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता।